जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 समाजशास्त्र पूर्णांक जो बच्चों रहेगा आपका 100 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 100 अंकों का। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और नोट में क्या करें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। पहले कोई विकल्पी मिलेगा, उसके बाद अतलघु उत्तरी, उसके बाद में लघु उत्तरी, उसके बाद में है दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 300 शब्दों में लिखना है और लघु उत्तरी प्रश्न 150 शब्दों में, अतलघु उत्तरी प्रश्न 50 शब्दों में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखो बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला भी बहुविकल्पी प्रश्न है। वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, सत्यता की जांच की जा सकती है भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी जो है सत्यता की जांच की जा सकती है। सही जवाब बच्चों यहाँ आ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को जो है संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे जो है उपयोगिता कहते हैं। सही जवाब आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन बच्चों अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब जो है कुल उत्पादन क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? कौन उत्पादन का साधन नहीं है? साहसी, पूंजी, विनिमय, संगठन। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, विनिमय। विनिमय मीन्स क्या होता है बच्चों? अदला बदली करना। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो विनिमय नहीं है। साहसी भी है, पूंजी भी है, संगठन भी है। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है? क्रेता में से जो खरीदता है और जो बेचता है उसे विक्रेता बोलते हैं, जो खरीदता है उसे क्रेता बोलते हैं। तो एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है? तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, कीमत विभेद कहलाता है बच्चों। यहाँ सही जवाब जो है सा हो जाएगा। गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्रायः निर्धारण किया जाता है। उद्योगों के द्वारा, फर्म के द्वारा, कीमत नेता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, कीमत नेता के द्वारा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जो है कौन थे? तो J.M. किन्स। यहाँ सही जवाब जो है सा हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जो है J.M. किन्स थे। निम्नलिखित में से कौन GDP को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बनाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बता रहा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब जो है दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929 में, 31 में, 1930 में, 1932 में। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 9 का सही जवाब आ हो जाएगा। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 नंबर सही जवाब बच्चों जो है दा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आयकर कौन लगाता है? इनमें सभी। केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकारें भी लगाती हैं, स्थानीय सरकारें भी लगाती हैं। आयकर, आयकर कर माने क्या होता है? टैक्स। आय में कर, टैक्स। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार ये सब लगाती हैं। अब हम लोग अतुल्य प्रश्न देखेंगे जो 3-3 अंकों का मिलेगा बच्चों। अतुल्य प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? 3 अंकों का। उसके बाद लघु उत्तरी 6 अंकों का रहेगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न रहेगा वो जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? 10 अंकों का रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अतुल्य प्रश्न देखेंगे। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पहला अतुल्य प्रश्न है कि जो है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? आइए इसका उत्तर देख ले बच्चों। देखो, पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ एस बराबर एडी अथवा एस बराबर आई होता है। अतः अर्थव्यवस्था में कोई अतिरिक्त क्षमता या बेरोजगारी नहीं होती है।
पूर्ण प्रतियोगिता क्या है बच्चों? आइए इसको देखो, उत्तर ये होगा, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में तब विद्यमान होती है जब किसी वस्तु के क्रेताओं, क्रेता माने जो खरीदते हैं, क्रेताओं तथा विक्रेताओं तथा क्रेताओं, विक्रेताओं में बेचना, क्रेताओं में खरीदना, विक्रेताओं तथा क्रेताओं की जो है अधिक संख्या होती है और किसी भी व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता का इसकी जो है इसकी कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वस्तु जो है वस्तु समरूप होती है और उसकी कीमत बाजार पूर्ति तथा बाजार मांग की शक्तियों द्वारा जो है निर्धारित होती है। इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक स्थिति है, ना कि जो है वास्तविक स्थिति है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक स्थिति है, ना कि जो है वास्तविक स्थिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 12 नंबर देखेंगे, निजी वस्तु किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। निजी वस्तु किसे कहते हैं? निजी वस्तु किसे कहते हैं? देखो निजी, देखो निजी लग रहा है स्वयं को। निजी वस्तुओं की एक ही मात्रा की कीमत विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक समान होती है। निजी वस्तुओं का जो है उपभोग प्रतिस्पर्धात्मक होता है। निजी वस्तु वह है जिस पर जो है अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। निजी वस्तु सेवा की एक जो है निश्चित कीमत होती है। वस्तु के उपभोग के लिए जो है यह कीमत अदा करनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? देखो, समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल जोड़ में से संबंधित है। इसी को कहते हैं समग्र मांग। समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल जोड़ से संबंधित है। इसी को कहते हैं समग्र मांग। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, अपूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादकों की वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं। नंबर 2, इसके उत्पादक स्वयं अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता है, क्योंकि बाजार में उसकी वस्तु की जो है निकट स्थापना पत्र वस्तुएं पाई जाती हैं। नंबर 3 क्या है बच्चों? अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण जो है वस्तु की अधिक इकाइयां बेचने के लिए उत्पादक अतिरिक्त इकाइयां का जो है मूल्य घटाता चला जाता है। 15 है, चेक क्या होता है? चेक क्या होता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चेक क्या होता है? देखो, चेक कागज का ऐसा टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान को जो है आदेश देता है। चेक लिखने वाला व्यक्ति, जिसे जो है क्या कहा जाते हैं? निर्माता कहते हैं। जिसे जो है निर्माता कहते हैं, उसका आमतौर पर एक जमा खाता होता है जहां उसका जो है धन जमा होता है, जिसे निर्माता कहते हैं। ठीक है बच्चों, और उसका आमतौर पर एक जमा खाता होता है जहां उसका धन जमा होता है। इसी को कहते हैं चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जो है पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? देखो, पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ एस बराबर एडी अथवा एस बराबर आई होता है, अतः अर्थव्यवस्था में कोई अतिरिक्त क्षमता या बेरोजगारी नहीं होती है। यह क्वेश्चन हो भी चुका था, फिर हो गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी बजट क्या है? 17 नंबर देखेंगे हम लोग। सरकारी बजट क्या है? 3 नंबर के भी है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। सरकारी बजट क्या है? बजट का या अर्थ लिखिए। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार संपूर्ण देश का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। इसे ही जो है केंद्रीय सरकार का बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार संपूर्ण देश का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। इसे ही केंद्रीय सरकार का बजट कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर का जो है अर्थ बताइए तथा उदाहरण दीजिए। 3 नंबर का है बच्चों। अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट कर भी कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग उत्तर देखते हैं।
अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण दीजिए। देखो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार दूसरे व्यक्तियों पर डाला जाता है, इसको बच्चों इनडायरेक्ट भी कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार दूसरे व्यक्तियों पर डाला जाता है। बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क आदि जो है अप्रत्यक्ष कर के क्या है, उदाहरण है। लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की जो है विवेचना कीजिए। तो आइए इसको उत्तर देखते हैं। संसाधनों के आवंटन से संबंधित 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। नंबर 1, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए और जो है नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। अब इसका उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। समाज को लाखों वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, अतः अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का, विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या अनिवार्य वस्तुओं का, युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या शांतिकालीन वस्तुओं का। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कितनी मात्रा में इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, हेडिंग डालेंगे। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। उत्पादन करने की तकनीक को 2 भागों में बांटा जा सकता है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। उत्पादन की बेहतर तकनीक वही है जिसमें दुर्लभ संसाधनों का जो है कम से कम उपयोग हो। नंबर 3 है बच्चों, किसके लिए उत्पादन किया जाए, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। देखो अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ताओं के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए। अर्थव्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए उत्पादन करती है जिनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति आय पर जो है निर्भर करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। अन्य केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की कुछ अन्य केंद्रीय समस्याएं भी हैं, जैसे नंबर 1, संसाधनों का कुशलता उपयोग कैसे हो। इस समस्या के 2 पक्ष हैं। पहला है उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना। नंबर 2, अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों का पूर्ण अथवा कुशलतम प्रयोग करना। नंबर 2 है आर्थिक विकास को जो है कैसे प्राप्त किया जाए। अगली हेडिंग है कि आर्थिक विकास को कैसे प्राप्त किया जाए। तो बच्चों प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। ऐसा देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ही संभव है। इसके लिए यह आवश्यक है कि साधनों का विकास किया जाए और वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। 6 अंकों का है। मुद्रा की विशेषताएं क्या है। ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा बच्चों, बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा करके देगा, एक करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। ठीक है, यही 10 इसमें से जहाँ भी अथवा लगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है।